अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का खैर मकदम है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइन। हैदराबाद की हैदरा एजेंसी ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी हासिल की, वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। कांग्रेस ने जात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से फैलाए जाने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी, शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। इमरान प्रतापगढ़ी ने एएमयू के अक़लियती किरदार के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में आखिरी रोज हंगामा, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अरकान के दरमियान हाथापाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदरा ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करके शहर में खौफ का माहौल पैदा किया है, लेकिन यह खौफ सिर्फ उन लोगों में है जो हुकूमत के कार्रवाइयों का सामना कर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आम शहरी हैदरा की इस कार्रवाई से खुश हैं क्योंकि इससे अवामी असासों की हिफाजत हो रही है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति के रहनुमाओं पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका मकसद सिर्फ ज़ाती मफादात का हुसूल था। वज़ीर आला ने अफसोस का इजहार किया है कि बाज़ मीडिया मालिकान भी तजावुजात में मुलव्विस हैं और हैदरा की कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जात पात की मर्दमशुमारी के बारे में फैलाई जाने वाली गलत मालूमात और अफवाहों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। पीसीसी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जात पात की मर्दमशुमारी को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी से जोड़ने की अफवाहें बेबुनियाद हैं और इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। उन्होंने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो इस तारीखी मर्दमशुमारी में फ़ाल तौर पर हिस्सा लें, जो तेलंगाना को एक से ज़्यादा जामे और नुमाइंदा रियासत बनाने का अहम मौका फराहम करती है। निज़ामुद्दीन ने मज़ीद कहा है कि इस मर्दमशुमारी में अक़लियती कम्यूनिटीज़, ख़ास तौर पर BCE ज़ुमरे के मुसलमानों के लिए अलहदा कॉलम शामिल होंगे, जिससे शेख, कसाब और तुर्का काशवालू जैसे बिरादरियों की मुनासिब नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो झूठे सर्वे फॉर्म और खौफ फैलाने वाले प्रोपेगेंडा से मुतासिर न हो और सही मालूमात फराहम करके इस अमल का हिस्सा बने। ఈ దేశంలో జాతీయ కుల జరగన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్రలో, న్యాయ యాత్రలో ప్రజలతో కలిసిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఆదివాసీల మీద, దళితుల మీద, బీసీల మీద, మైనారిటీల మీద జరుగుతున్న డిస్క్రిమినేషన్, అత్యాచారాల మీద రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పినారు. ఈ దేశంలో జాతీయ కుల జరగన జరుగుతూనే అందరికీ సమానత్వం అనేది, సామాజిక న్యాయం అనేది దొరుకుతుంది. ఈ విషయంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఆదేశాల మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అనుముల రేవంత్ రెడ్డి గారు మరియు ఉప ముఖ్యమంత్రి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ భట్టి విక్రమార్క గారు, మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా, చాలా పకడ్బందీగా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కులగణన అనేది జరగడం ఖాయమైంది. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఈ దేశానికి ఒక రోల్ మోడల్గా ఈ కులగణన అనేది ఒక రోల్ మోడల్గా వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే రాబోయే రోజులలో 2025లో జాతీయ జనగణన ఉంది. కుల జనగణన జరిగితే అందరికీ సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం, వాళ్ళ ఉన్న కులంలో ఉన్న వెనుకబడున్న దళితులకి, ఆదివాసులకి, బీసీలకి, మైనారిటీలకి అత్యాచారం జరుగుతుంది. వాళ్ళతోటే ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి మీరే క్వశ్చనర్ తయారు చేయండి. మీ క్వశ్చనర్ ఎందుకంటే మీరు అనుభవిస్తున్నారు. మీరు దళితులు ఉండి ఈ దేశంలో మీకు అత్యాచారాలు కానీ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది మీరు అనుభవిస్తున్నారు. దానికి మీ ద్వారానే మీ కుల సంఘాల వాళ్ళతోటే అన్ని క్వశ్చనర్ తయారు చేసి సివిల్ సొసైటీస్ తోటి మాట్లాడి, ఎక్స్పర్ట్స్తో మాట్లాడి ఈ క్వశ్చనర్ తయారు చేసి ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇదే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో
కులగణన జాతీయ కులగణన 100% ఇక్కడ నుంచి జరిగి ఈ మంచి ప్రెజెంటేషన్ ఇక్కడ నుంచి జరిగి ఈ దేశంకి ఒక మన ఆదర్శంగా వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మరియు మా కాంగ్రెస్ లీడర్స్ అందరూ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశం మేరకు మైనారిటీలకి ఒక స్పెషల్లీ మైనారిటీస్లో ఏం ప్రాబ్లం ఉందంటే ముందుకు రారు, ముందుకొచ్చి దీనికి జనగణనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వరు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎందుకంటే బీసీఈ కింద 14 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఈ బీసీఈ కింద ఉన్న గ్రూప్స్లలో మీరు బీసీఈలో ముస్లిం బీసీఈ ఉంటే 14 గ్రూప్స్లో మీరు ఉంటే దానికి ఆ 14 మీరు ఏ పాయింట్కి వస్తారు, మీరు కసాబా లేకుంటే మీరు తుర్కా కాషియా మీరు షేఖా అనేది కంపల్సరీ అది రావాలి. అది కాకుండా ఇప్పుడు దాదాపు 14 నుండి 15% ఇప్పుడు తెలంగాణలో మైనారిటీస్ పాపులేషన్ ఉంది. ఈ పాపులేషన్లో బీసీఈలో సయ్యద్ రాదు, పఠాన్ రాదు, మొఘల్స్ రావు, షియా రాదు, ప్లస్ మైదవి రావు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పార్ట్ ఆఫ్, ఎందుకంటే రాహుల్ గాంధీ గారు ఒకటే చెప్పినారు, ఈ దేశంలో ఉన్న మీ జనాభా ప్రకారం మీకు భాగం రావాలి అంటే జాతీయ జనగణన అనేది కుల జనగణన అనేది జరగాలి. మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రభుత్వంకి ఇవ్వాలి. డెఫినెట్లీ దీని ద్వారా మీకు రాబోయే రోజులలో గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో కానీ ప్రభుత్వ స్కీమ్స్లో కానీ ఇవన్నీ దాంట్లో మీకు 100% మీకు సపోర్ట్ జరుగుతుంది. మీరు ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు దీనికి సిఏ ఎన్ఆర్సీకి లింక్ చేస్తున్నారు. మేము ఎలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతలేము, ఈ దాంట్లో ఈ కుల జనగణనలో ఇలాంటి డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతలేరు. మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్స్, మీ ఎకనామికల్ కండిషన్స్, మీకు మీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముంది, మీకు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా, మీకు సొంత ఇల్లు ఉందా లేదా, మీ దగ్గర ఏం ప్రాపర్టీ ఉంది, ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉంది కానీ కంపైల్గా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కుల జనగణన మీరు ఇస్తే మీ కులంకు ప్రకారం మీరు ఎంతవరకు వెనుకబడి ఉన్నారు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వస్తుంది. అప్పుడే మీ ఉన్న జనాభా ప్రకారం మీకు భాగం అనేది దొరుకుతుందని రాహుల్ గాంధీ గారు ఆశ. ఈ లీడర్ ఆఫ్ ది ఆపోజిషన్గా ఉండి ఈ దేశంలో భారత్ జోడో నఫరత్ छोड़ो అని मोहब्बत की दुकान అనేది చెబుతూ एमएलए आर प्रकाश रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया जात मलदुमशुमाली सर्वे पूरे मुल्क में एक नया मायार कायम कर रहा है। जुमनात को रेड्डी ने हनुमाकुंडा जिले के अत्माकूर मंडल के पेद्दापुरम गांव में ओहदेदारों के जरिए किए जा रहे जामे घरेलू सर्वे में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद एक समतावादी और मसावात पर मबनी माशरे का क़याम है और इसी मकसद के तहत घर घर जाकर खानदान और जात पात की मलदुमशुमारी जारी है। కమిషనర్ గారు అందరూ కూడా రావడం జరిగింది. దీనికి ఈ రోజు ఈ కులగణన అనేది మీ అందరూ తెలుసు, ఒక్క కులానికి అనేది కాదు, అన్ని కులాలకు బీసీ ఎస్సీ మైనార్టీలకు అందరు కూడా ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది నిజంగా కూడా ప్రజలు ఏమున్నారు, ప్రజల దగ్గర ఏమున్నది, ప్రజలు ఎన్ని కష్టాల్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం. చాలా మంచిది. దానికి ఆశా వర్కర్లు, ఆర్బీలు, టీచర్లు అందరూ కూడా ఇంటింటి తిరిగి కష్టపడి వాళ్ళందరూ కూడా లెక్కలు తీసుకొని వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకొని రాత్రి చూస్తారు. రాహుల్ గాంధీ కూడా రావడం జరిగింది. ఏ పని పెట్టినా తెలంగాణకి వెళ్ళిన పనులు మొదలు పెట్టని చెప్పి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకుంది చాలా మంచి నిర్ణయం అని ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా ఆదేశించారు. ఈ సర్వేను ఒక మనమే కాకుండా అధికారులు తీసుకునేది కాకుండా మనం కూడా దాని మీద కౌన్సిలర్లు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కూడా అందరూ దీన్ని సహకరించి సక్సెస్ చేయాలి. ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు ముందుగా ఎలక్షన్ లో అన్నాడు, అన్న మాట ప్రకారం నిలబెట్టుకుంటాడు. రాహుల్ గాంధీ కూడా భారత్ జోడో యాత్ర ఫస్ట్ తెలంగాణ ఏం చేస్తా అని చెప్పి చేసిన ఇది పెట్టడం చాలా సంతోషం. దీని ఇంటింటి దీన్ని సర్వే చేసి ఎక్కడెక్కడైతే ఏమున్నాయో ఇబ్బందులు ఎవరు కూడా భయపడే అవసరం లేదు. దీనికి నా ఆస్తులు పోతాయో నన్ను రాసుకుంటే ఏమవుతావు అనేది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఇబ్బంది లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు దీని ప్రకారం ఏముందంటే రేపు మనకు ఏదైనా నీళ్ళే కానీ వాటరే కానీ రాషన్ కానీ ఏమైనా ఇలాంటి సర్వేలో మనం చేసుకుంటే ప్రభుత్వానికి ఇబ్బంది కాకుండా మన ఇంటికి వచ్చే బాధ్యత కూడా रुकनी राज्यसभा और कांग्रेस के अक़लियती शोबे के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने इस फैसले को एएमयू के लिए बड़ी राहत करार देते हुए कहा है कि इसके अक़लियती किरदार के राह में हाई रुकावटें अब ख़त्म हो गई है। याद रहे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार पर पहले हाई कोर्ट ने एतराज़ उठाया था, ताहम सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने इस फैसले के एएमयू की
तलबा, इंतज़ामिया और स्टाफ की मुसलसल जिद्दोजहद का नतीजा करार देते हुए कहा है कि पूरा मुस्लिम तबका इस फैसले की हिमायत करता है और इसकी अहमियत का एतराफ़ करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत आभार, बहुत उनका शुक्रिया कि बहुप्रतीक्षित फैसले में उन्होंने जो बुनियादी फैसला दिया है वो बहुत बड़ी राहत है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए कि उसके अल्पसंख्यक दर्जे को अब बहाल रहने के लिए वो रास्ता साफ हो गया, वो कांटा साफ हो गया, जिसकी बुनियाद पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये रोक लगाई थी। तो कुल मिलाकर के 7 जजों की बेंच ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया है और अधिकार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहे, जिसके लिए लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, वहां से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी या फिर पूरा स्टाफ लगातार उस लड़ाई को लड़ रहा है और देश का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहता है। तो हम बहुत खुश हैं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर की हैसियत से तमाम अलीग बिरादरी को इस बात की मुबारकबाद भी देता हूं कि वो बुनियाद अब बहुत मजबूत पड़ गई है। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद आगे बढ़े और इस तरह के जो भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनकी राह में सरकारी रोड़े अटकाए जा रहे हैं इन दिनों, राज्य सरकारों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी, आप खुद जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर शैक्षणिक संस्थानों पर इस तरह से सरकारी साजिश करके उनके अल्पसंख्यक दर्जे के साथ न खेला जाए, ये मेरी सरकार से भी गुजारिश। तो इमरान जी, क्या इसका मतलब ये माने कि जो 3 जजों की बेंच जो आगे तय करेगी एएमयू के स्टेटस पर, उसको लेकर के आप लोग भरोसेमंद हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही वो फैसला जब भी आएगा तब आएगा? हाँ, जो अभी पूरा जजमेंट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बुनियादी बातें छन के सामने आ रही है उसके आधार पर तो एक तरह से ये रास्ता साफ हुआ है और फैसला अल्पसंख्यक संस्थान के बहाल रहने के पक्ष में ही आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 जजों की बेंच भी, जो स्पेशल बेंच होगी, वो भी इसी फैसले की बुनियाद पर इसी की रोशनी में आगे बढ़ेगी। आज ही आ जाता तो अच्छा रहता। आ जाता तो बहुत अच्छा था। मध्य प्रदेश के शहर भोपाल से बीजेपी की साबिक रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ 2008 के मालीगांव बम धमाके केस में मुंबई की खुसूसी एनआईए अदालत ने एक बार फिर वारंट जारी किया है। अदालत ने प्रज्ञा के मुकदमे में पेश होने की हिदायत दी है क्योंकि मामले की आखिरी बहस चल रही है और इसमें उनकी मौजूदगी जरूरी है। एनआईए अदालत के जज ने कहा है कि चूंकि ये मुकदमा अहम मरहले पर है, इसलिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेश होना चाहिए ताकि समाअत का अमल मुकम्मल हो सके। अदालत ने उनके खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है जो 13 नवंबर तक वापस किया जा सकता है, बशर्ते कि वो अदालत में पेश होंगे और इस वारंट को मनसूख करवाएं। ये मामला 2008 के मालीगांव बम धमाके के मुतालिक है जिसमें 6 अफराद की मौत हुई थी और मुतअद्दिद दीगर जख्मी हुए थे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर इस धमाके के मंसूबा साजों में से एक होने का इल्ज़ाम है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वायनाड में हालिया आफत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। खड़गे ने कहा कि वजीर आजम मोदी के वादे खोखले हैं और उन्होंने वायनाड में आफत के बाद इमदाद का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने में वो नाकाम रहे हैं। खड़गे ने कहा कि केरला को जो 2000 करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, इसके बजाय सिर्फ उन्हें 291 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि मोदी हुकूमत की गैर जिम्मेदारी को जाहिर करता है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों को मरकजी इमदाद का बड़ा हिस्सा मिल रहा है जबकि दीगर रियासतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि ये हुकूमत का गैर मुनसिफाना रवैया है और इससे बीजेपी की हकीकत बेनकाब हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वायनाड he visited and he promised to help the Kerala Wayanad people, but he never, whatever he promised, he never gave anything to the Wayanad people. വയനാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വയനാട് സന്ദർശിച്ചു. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇന്നും പൊള്ളയായ വാക്കുകളായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുകയാണ്. While Kerala submitted a detailed compensation package of 2,000 crores for disaster relief, only a meager sum of rupees 291 crores the government received. ഈ ദുരന്തത്തിൽ കേരളം 2000 കോടി രൂപയുടെ ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നൊരു പുനരധിവാസ പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ 291 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അതിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. That's why I always used to say Modi is a bogus man.
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് മോദി പൊള്ളയായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. He is a liar. അദ്ദേഹം നുണ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. Meanwhile, BJP ruled states received the lion's share of central aid. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് BJP ഗവൺമെന്റുകൾ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരുകൾക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ സഹായത്തിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഭൂരിഭാഗവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Is this how a responsible government treats its people in times of crisis? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ജനങ്ങളോട് പെരുമാറേണ്ടത്. Indian National Congress never discriminated any state in any matter. We are committed to the values of inclusivity, fairness and justice. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തോടും വിവേചനം കാണിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക, എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുക, എല്ലാവർക്കും തുല്യത നൽകുക എന്ന ആശയങ്ങളോട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രതിബദ്ധതയുണ്ട്. Kerala has always stood by the constitution ideas of liberty, equality and fraternity amongst the people. People of Kerala have believed in an idea of secular India. സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം എന്ന ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളോട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നും പ്രതിബദ്ധത പുലർത്തിയിട്ടുള്ളവരാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു മതേതര ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയാണ്. However, Modi government's actions are tearing at the fabric of our unity. പക്ഷേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടുറപ്പിനെ, നിർമ്മതിയെ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Instead of fostering harmony, they have resorted to spreading division, anger and fear. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും വളർത്തുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദ്വേഷവും വിദ്വേഷവും കോപവും വളർത്തുന്നതിലാണ് അവരുടെ ശ്രദ്ധ. They seek to divide us on the basis of caste and religion. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും പേരിൽ മനുഷ്യരെ വിഭജിപ്പിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But I trust the people of Wayanad, and surely they cannot divide them. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास के 5वें और आखिरी रोज जुम्मा की सुबह हंगामा आराई और हाथापाई के मनाजिर देखने को मिले। पीडीपी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अवामी इत्तेहाद पार्टी के अराकीन बीजेपी के अराकीन के साथ शदीद तकरार देखी गई। असम्बली जैसे ही आखिरी सेशन की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, बीजेपी के अराकीन ने खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक मंजूर करारदाद के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके बाद हाउस में अफरा तफरी फैल गई और दोनों जमातों के अराकीन के दरमियान जिस्मानी झड़पें हो गई। Yes, Beg Saab. बोलिए आप बोलिए। के साथ हुआ था, उस भारत नजरी के साथ हुआ था, उस दूरदर्शी के साथ हुआ था, जिसकी वजह से हमने उस वक्त टू नेशंस थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए नहीं रिजेक्ट की थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान का झगड़ा है। हमने टू नेशंस थ्योरी इसलिए रिजेक्ट की थी कि इसका कोई इखलाकी जवाब नहीं था। टू नेशंस थ्योरी क्या थी? टू नेशंस थ्योरी के दो पहलू है। एक पहलू ये है कि इस मुल्क में कई कौमें हैं, जिनमें से दो कौमें, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। और इसका अगला पहलू ये था कि हिंदुस्तान और मुसलमान और हिंदू मिलकर इस रियासत में नहीं रह सकते। और ये सोच सिर्फ मुसलमानों के अंदर या मुसलमानों की मुस्लिम लीग की सोच नहीं थी, उस वक्त कुछ हिंदू की सोच भी है थी।
1925 के आप उनकी करारदाद को देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोच हो सके सिर्फ मुस्लिम लीग की नहीं थी, क्योंकि इस सोच का कोई इखलाकी जवाब नहीं था। इसलिए आखिर में हेडलाइंस फिर। हैदराबाद की हैदरा एजेंसी ने तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई में कामयाबी हासिल की, वजीर आला रेवंत रेड्डी का दावा। कांग्रेस ने जात पात की मर्दमशुमारी के हवाले से फैलाए जाने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी, शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की अपील की। मालीगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक और वारंट जारी, 13 नवंबर तक कोर्ट में पेश होने का आदेश। इमरान प्रताप गरी ने एएमयू के अक़लियती किरदार के हक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में आखिरी रोज हंगामा, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के अराकीन के दरमियान हाथापाई।